हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आज आपको कक्षा 7 पार्ट 2 दादी माँ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप भी अपनी वसंत की किताब निकालें और साथ में मेरे साथ पढ़ें। ये लेखक हैं जिन्होंने हमारे इस कहानी को लिखा है। इसके साथ ही देखेंगे आप, मैं आपको कुछ चित्र बता रही हूँ जिसमें बच्चों की मस्ती है, धमाल है। ये देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, पानी के साथ कुछ मस्ती कर रहे हैं और अपने बचपन का क्या कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से बच्चों, आपको भी क्या होता होगा कि अपने जब आप अपने परिवार में रह रहे हो तो अपने परिवार के बहुत से सदस्यों से आप बहुत ही जुड़े हुए हो और उनके साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आपको अपनी दादी माँ से या नानी माँ से अलग कर दिया जाता है तो वो चीज आपको भी अच्छी नहीं लगती। इस कहानी में बच्चों कुछ ऐसी ही खास बात हमें समझाई जा रही है कि दादी माँ जो है ये अपने घर में अपने परिवार में सबको प्रेम करने वाली हैं। इसके साथ ही ये अपने गांव में भी सबका ख्याल रखती हैं। इसके साथ ही ये बहुत अच्छी बच्चों की केयर करती हैं, यानी अगर बच्चे बीमार हो जाएं या गांव के आसपास लोग भी बीमार हो जाएं तो वो कैसे उनकी मददगार होती हैं। उन्होंने खुद अपनी गरीबी की स्थिति में भी दूसरे लोगों की सहायता करने का एक प्रण ले रखा है। उसके साथ ही ये कैसे गांव में जो एक महिला है रामी, जिसको पहले से उन्होंने पैसे उधार दे रखे हैं, उसकी भी उधारी को माफ करके वापस उसकी बेटी की शादी में मदद देती हैं। और उसके साथ साथ किस तरह से अपने पोते के साथ उनका प्रेम भरा व्यवहार है, ये सारी बातें लेखक हमारे साथ साझा कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। सिर्फ यहाँ पर दादी माँ की बात नहीं कही गई है, दादी माँ के साथ साथ लेखक को अपने गांव के परिवेश के साथ वहाँ की ऋतुओं के साथ बदलते हुआ खान पान और उसके साथ साथ दादी माँ का वह व्यक्तित्व जो कि परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए कैसा था, बहुत ही अच्छा था। तो हम बात करेंगे हमारी इस कहानी की कि लेखक इस कहानी में अपनी दादी से हमें कैसे रूबरू करवाते हैं। क्या कहते हैं कि कमजोरी ही है अपनी की हर सच तो यह है कि जरा सी बात कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो नहीं सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक कहना चाहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा गया है, बीसों गर्मी बरसात और वसंत, यानी कि मैं 20 वर्ष से ऊपर ही मेरी उम्र है, उसके बावजूद भी क्या है कि मेरा मन सदा तो नहीं लेकिन हाँ अनमना सा हो जाना। अनमना सा होना, मन का नहीं लगना। मन नहीं लगना। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। और जब हम कई बार जब अनमने हो जाते हैं, अंदर से परेशान होते हैं, अपने घर की चिंताओं में मग्न होते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी मुसीबत किससे साझा करते हैं, अपने दोस्तों से साझा करते हैं। लेखक भी ये बता रहे हैं कि मेरे जो शुभचिंतक कहलाने वाले जो मित्र हैं वो क्या करते हैं, मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए, यानी सिर्फ मुझे सामने से राजी करने के लिए क्या करते हैं, ये कहते हैं छुट्टियां आने वाली है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और तुम थोड़े ही दिनों में क्या करोगे, अपने गांव चले। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक अपने बारे में ये बताना चाहते हैं कि मैं बात बात पर परेशान हो जाता हूँ तो मेरे दोस्त मुंह पर तो मुझे मीठा रखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सामने नहीं लेकिन मेरे पीछे से वो मेरी बातें बनाते हैं और ये कहते हैं कि मैं बात बात कर क्या हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। देखिए बच्चों, अपनी कमजोरियों को सहर्ष स्वीकार करना भी एक अच्छी आदत होती है और लेखक ने अपनी कहानी की शुरुआत यहीं से की है कि मेरे भीतर की कमजोरी क्या है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी बार बार
काफी नियंत्रण करने पर भी, काफी कंट्रोल करने पर भी कोई एक ऐसा चित्र है जो मेरे आसपास में उभर ही जाता है। तो निश्चित रूप से वह चित्र बच्चों दादी माँ का है, जो लेखक की दादी है और उनको बार बार क्या होती है, याद आती है। मुझे लगता है कि क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। बच्चों देखिए, हमने अंग्रेजी में भी कुछ मंथ्स के नाम याद कर रखे हैं, तो हिंदी में भी चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ हमारे नाम हैं। तो ये अलग से कुछ महीने हैं जिनमें क्या किया है कि अलग प्रांत में बोले जाते हैं। क्वार है, अगहन है। तो ये क्वार का जो मास है, बरसात के बाद के जो दिनों की बात की जा रही है, कि मुझे क्वार के दिन याद आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। हम कहीं भी रहें, चाहे वो पढ़ने के लिए, चाहे कुछ अपनी अर्निंग के लिए, कमाने के लिए, लेकिन हर किसी व्यक्ति को अपना गांव बहुत याद आता है। और इस कहानी में लेखक हमें यही कह रहे हैं कि मैं हूं तो शहर में, लेकिन इन दिनों मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। और उस याद के साथ साथ उन्होंने एक पर्टिकुलर बात कही, किसकी बात कही है, क्वार के दिन, कि मेरे गांव के चारों ओर क्या हो गया है, बरसात के बाद पानी पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधजली घासें। देखिए, हर प्रांत विशेष में एक अलग तरह की, कह सकते हैं, वनस्पतियां मिलती है, घासें मिलती है। तो ये वहां का परिचय हमें दे रहे हैं। गेहूं और वन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। कहने का अर्थ है, जब पानी गड्ढों में भर गया है, वहां घासें लगी हुई है, फिर सूर्य का जब प्रकाश उस पर जाता है, तो पानी में से एक अजीब सी गंध मुझे वहां पर महसूस होती है। वह गंध मेरे पास आज तो नहीं है, लेकिन उन दिनों की जो बातें हैं वो मुझे याद आ रही है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। लेखक को लगता है मैं वहां नहीं हूं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, उस झाग भरे पानी में कूदते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। हर मौसम का अपना एक अंदाज होता है, उसकी एक विशेषता होती है, और उसके आधार पर उसके साथ व्यक्तियों का व्यवहार होता है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। देखिए, आषाढ़ मास की बात आई है। आषाढ़ मास में जो मिलने वाले फल है वो क्या है, आम, जामुन। अगर वो नहीं मिले तो चिंता की बात नहीं। अगहन में यदि चिवड़ा ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में जो ये गंधपूर्ण, क्या कह सकते हैं हम, झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लेखक का जो कह सकते हैं ना, सबसे फेवरेट काम क्या था, खाने पीने को मिले चाहे ना मिले, लेकिन सबसे ज्यादा उनको अच्छा लगता है कि क्वार के बाद जो जलाशयों में जल भर जाता है और उसमें झाग भरे पानी में उनको नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने ये बात बोली है कि चाहे मौसम के अनुसार फल या खाने को कुछ ना मिले, लेकिन उस पानी में नहाना वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा हूँ यानी मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि दो एक दिन ही तो पूछ सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक भी गांव गए, उस जलाशय में उन्होंने भी थोड़ा आनंद लिया है। क्या किया है, वो नहाए अपने दोस्तों के साथ, लेकिन एक दो दिन ही नहाए हैं और क्या हो गया उनको, वो बीमार हो गए हैं। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। देखिए, अपना अपना सोचने का तरीका। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मुझे, कुछ लोग तो बीमार होने से डरते हैं, चिढ़ते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हल्की बीमारी मुझे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, उसके पीछे भी कारण होगा। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, यानी शरीर में थोड़ा हल्का बुखार रहे, सर में दर्द रहे, और दादी माँ जो ध्यान रखती है पूरे दिन उनका, बार बार लाके नींबू उनको देती है, उसके साथ साथ साबूदाना बना के देती है। तो वो जो केयर होती है दादी की तरफ से, तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा बीमार होना अच्छा लगता है।
लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार का जो बुखार था उनको, वह बुखार बड़ा तेज था। और बच्चों कब उतरा वो? रात 12 बजे के बाद। हम देखते हैं लेखक क्या कहते हैं कि दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई। अब आपने पहले ही लेखक ने क्या बताया है कि मेरी दादी माँ बड़ा ध्यान रखने वाली महिला है। तो दादी माँ आती है, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल से। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती। यहाँ पे लेखक क्या कर रहे हैं, हमारे सामने अपनी दादी माँ का एक चित्र उपस्थित कर रहे हैं कि दादी माँ कैसी दिखती है। अगर वो स्नान करके आई है तो उनके वस्त्र कैसे हैं? दादी माँ कैसी है? पतली दुबली है। और उनका व्यवहार कैसा है? स्नेह सना, प्रेम से भरा। और साथ में उनके वस्त्र देखिए, सफेद किनारीहीन धोती। धोती यानी साड़ी। उनकी साड़ी कैसी है? किनारीहीन। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सादगी भरे सादगी से कपड़े पहनती है, उस पर किसी तरह का काम नहीं होता है। सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बाल कैसे हैं उनके? सन से सफेद। देखो सफेद की विशेषता, एकदम पूरी तरह से उनके बाल सफेद हैं और साथ में टपकते हुए जल की शीतलता। जब स्नान करके आई हैं तो उनके सफेद बालों से क्या हो रहा है बच्चों? जल बह रहा है, मतलब जल की कुछ बूंदे बह रही हैं। आते ही उन्होंने सर पैर छुए। किसके? अपने पोते के। जब उनको बुखार हुआ तो सबसे पहले सर पे हाथ लगाया, वापस पैरों पर हाथ लगाकर वो स्पर्श करके देखती हैं कि अब बुखार कैसा है। आंचल की गांठ खोली। जो वस्त्र होता है, जो साड़ी होती है, और उस साड़ी का जो पल्ला था उसे क्या कहा गया है? आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। हमारे ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो देवी देवताओं की विभूति भी हमें लगाई जाती है। तो ठीक दादी भी वैसा ही व्यवहार कर रही है कि वो कहीं गई हैं किसी मंदिर के पास, मंदिर में किसी मौलवी के पास, ठीक है, वहां से वो क्या लेकर आई हैं? एक विभूति अपने साथ में लेकर आई हैं और उन्होंने गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी उनके मुंह में डाली है और माथे पर भी लगाई है। देखिए ये एक दादी की अपने पोते के प्रति कह सकते हैं प्यार भी है, वात्सल्य है और चिंता भी है। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। ये देखिए दादी क्या कर रही है? पंखा झलना मतलब उनको हवा करती है और जलते हुए जो उनके हाथ पैर है, क्योंकि बुखार के कारण उनके हाथ पैर जब जल रहे हैं तो उनको सहलाती है। सर पर दाल चीनी का लेप करती हैं और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती है कि अब बुखार कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को वो क्या करती हैं? परेशान करती हैं। देखो बुजुर्ग महिलाओं की आदत होती है कि वो सारी बातों का ध्यान रखती है, उनको जीने का अनुभव भी हमसे ज्यादा होता है। तो यहाँ दादी अपने पोते के बीमार पड़ने पर बहुत अधिक क्या हो गई है? चिंतित भी हो गई है। तो वो अपने परिवार के अन्य लोगों से कई बातें पूछती हैं। क्या पूछती हैं वो? कि भाई लेप तैयार हुआ या नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या, खिचड़ी में जो मूंग की दाल जो खिचड़ी बनाई है तो उसमें मूंग और चावल की एकदम मिले हैं या नहीं मिले हैं। कहने का अर्थ है कि वो स्वादिष्ट के साथ साथ क्या होनी चाहिए? अच्छी तरीके से बनी भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। लेखक कहना चाहते हैं कि उनकी दादी बड़ी अनुभवी थी, क्योंकि वो जो कुछ भी बनाकर जो देती थी तो उनको क्या है कि उन दवाओं के सारे नाम याद थे। 50 किस्म की दवाओं के नाम उनको याद थे। गांव में कोई अगर बीमार हो जाता तो उसके पास पहुंचती थी और वहां भी वही काम, यानी अपनी सलाह देना,
इस काम में, इस बीमारी में ये करना चाहिए, ये दवा ले लेनी चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी सलाह वो अपने ही घर में नहीं, गांव के अन्य लोगों को भी दिया करती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। कहने का अर्थ है कि दादी अपने अनुभव के आधार पर ही बीमारी का पता लगा लेती थी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हुआ है। यहाँ देखो बच्चों, बीमारियों के भी नाम आए हैं, महामारी और विषुचिका। विषुचिका का होता है हैजा, और महामारी का मतलब आप समझ गए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आप भी एक महामारी के समय से निकल रहे हैं, कोरोना नाम की। तो वह बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, अंत खत्म होने का नाम ही नहीं लगती और जन धन का बहुत ही नुकसान करती है। तो महामारी और विषुचिका के दिनों में भी रोज सवेरे उठकर वो क्या करती थी, पहले स्नान करती, और स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। उसके बाद वो क्या करती, स्नान करने के बाद क्या करती, लवंग का अर्थ होता है बच्चों लौंग, उसमें गुड़ मिश्रित जलधार मिलाकर गूगल और धूप वगैरह ये सब काम उनका वो अपने हाथों से करती थी। और सफाई कोई उनसे सीख ले, साफ सफाई के मामले में भी दादी माँ नंबर 1 थी। और क्या कहा जा रहा है कि दवाई में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी प्रत्येक चीज का ध्यान वो खुद रखा करती थी। और निश्चित रूप से बच्चों, जब बीमारी का समय हो तो स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख लेते हैं, कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेकिन कहते हैं बीमार तो मैं अब भी पड़ता हूँ, लेकिन दादी माँ के घर में जो मेरी केयर होती थी उसका अलग ही आनंद था, और ऐसा लगता था कि मैं 2 दिन और बीमार रहूं। बीमार तो मैं अब भी होता हूँ, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि मैं दादी माँ से दूर रहता हूँ। और यहाँ पे देखो, उनकी केयर करने वाला कौन है, नौकर उनको पानी पिला देता है, खाना बनाने वाले जो मैस महाराज हैं क्या कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं और साबूदाना बना देते हैं। डॉक्टर भी आकर क्या कर देता है, उनकी नब्ज चेक कर लेता है, नाड़ी देख लेता है, और उनको कुनैन की मिक्स की जो गोलियां लेनी होती है, और उस कुनैन की गोलियों के डर से ही उनको ऐसा लगता है कि मेरा बुखार भाग गया है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए दादी माँ है जो किसी महिला से बात कर रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस चित्र के माध्यम से भी किसी कथा का विकास हो रहा है, जो लेखक हमें बताने वाले हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। जब गांव में किसी की शादी हो, किसी का ब्याह हो, तो वहां की महिलाएं निश्चित रूप से उसमें क्या करती है, अपना योगदान देती है। तो दादी अपने आप को बहुत ही बुजुर्ग और अनुभवी मानती है, तो वो वहां जाकर अपनी सलाह मशविरा देने का काम करती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, किसकी शादी थी, किशन भैया की शादी थी, और दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। वो दिन भर गायब रहती थी, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत पिलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। देखिए, आसपास के परिवेश के लोग भी जब उनको बहुत पूछते थे, तो वो हर काम में अपनी क्या कर सकती थी, दखल अंदाजी देती थी, और साथ में वो खुद ये मानती है कि मैं अगर नहीं पहुंचती हूँ तो कोई काम होता ही नहीं है। बेशक वे अपने हाथों से कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अपनी सलाह से, अपने निर्देशों से, अपने आदेशों से वो 100 तरह के काम घर में करवा दिया करती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी है। देखिए, ये चित्र आपको बच्चों दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ दुबकी हुई जो खड़ी है, हाथ जोड़े, ये कौन है, रामी, जो एक महिला है, और साथ में उसके सामने कौन खड़ी है, दादी माँ।
अब इन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है वही हम पढ़ने वाले हैं। दुबकी रामी की चाची खड़ी है, सोना होगा धन्नो, रुपये रुपये में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो हमें इस बात से हमें पता चलता है कि रामी जो है उनसे पैसे मांगने आई है उधार के, और दादी उसको लताड़ रही है कि मैंने तुझे जो पहले कर्ज दिया है पहले वह तो देकर जा, और बात अगर कहती कि फसल देने की तो फसल तो कट चुकी है, अब क्या दूसरी फसल होगी, दूसरी फसल के आधे पे पैसे देगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दादी माँ पहले तो रामी को डांट रही है और वो बहुत ही गुस्से में है। क्या कहती है रामी? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, अर्थात जो उसकी शादी मैंने रचाई है वो काम पूरा कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्र की एक बात बताई जा रही है कि गांव में थोड़ा छुआछूत को भी महत्व दिया जाता है। जो पुरानी औरतें हैं वो जातिवाद में भी विश्वास करती हैं। उन्होंने क्या किया, रामी से वो अपने आप को दूर हटाती हैं और वो क्या कहती हैं कि मेरे से दूर रहना, मैं भी स्नान करके आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, देगी कभी। अब लेखक भी इस बात को सुन रहे थे तो उन्होंने अपनी दादी को समझाने की चेष्टा की है कि अभी ये घटना मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसे आप बंद करें। और तब लेखक को भी डांट पिटती है, क्या कहते हैं, चल चल चला है समझाने। अब दादी ने फटकार किसको लगाई है, अपने पोते को। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। हम किसको आशीर्वाद तभी देते हैं जब हमारे कोई मन की मुराद पूरी हुई होती है या हमें कुछ संतोष हुआ होता है। अब देखो बच्चों क्यों दे रही है, और इस प्रसंग में क्या चल रहा है कि रामी की चाची मिली है किसको, लेखक को, और वह किसको आशीर्वाद दे रही है, दादी को। क्या कहा, पूतो फलो दूधो नहाओ, यानी कि आपका भला हो। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, ऋण हो गई बेटा। ऋण का अर्थ होता है ऋण से मुक्त। भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, क्या बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। यानी कल तो उन्होंने रामी चाची को बहुत डांटा है, पहले वाले ऋण को चुकाने की बात करी है, लेकिन आज उनका हृदय पिघल गया है। उन्होंने पहले वाला सारा ही ऋण जो कर्ज का पैसा था वो क्या कर दिया, माफ कर दिया है। और अब क्या किया, अपनी तरफ से कितने रुपए देकर आई है, 10 रुपए का नोट, और क्या बोलती है कि तेरी बेटी मेरी बेटी है, उसके विवाह में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इससे हम देख रहे हैं कि दादी के व्यक्तित्व में एक तरफ कड़ाई है तो दूसरी तरफ उनके मन में करुणा भी है, दया भी है, और वह दूसरों की मदद भी करती है। हम आगे देखेंगे कि उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, वह तो बड़े काम का है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। फिर लेखक ने कहा उस दिन तो आपको बहुत डांट पिट रही थी। वह तो बड़े काम, मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब वहां पे किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी हो रहा है और प्रायः एक ही कथा का
हुआ करता है उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक की सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पाठ औरतें ही करती है। वे बीमार होने के कारण बारात में न जा सका था। मेरा ममेरा भाई ममेरा मामा का बेटा राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब बच्चों इसके विषय में मैं आपको कल समझाऊंगी कि किसकी शादी हो रही है और बारात में न जाने के कारण लेखक के साथ क्या घटना हुई है, और इसको हम कल समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।